हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम मज़े में चल रही होगी। तो टीजीटी की तैयारियां सबकी चल रही होंगी। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है टीजीटी का, वो रिलेट करेगा। टीजीटी का सेट है, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही है मोस्टली। तो सब लोग चैनल पे प्रैक्टिस सेट देखिए, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल पर सब लोग आइए और इसमें जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश के, वो सारे क्वेश्चंस देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस 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 जितनी करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए, इस प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चंस मैं एक वीडियो लेक्चर में पोस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। आते हैं 22 क्वेश्चंस में। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। मतलब एक लिटरेरी टर्म है जिसमें क्या है, जो कि रिडिकुलस है, इवोकिंग है और जिसका एटीट्यूड अम्यूजमेंट और स्कॉन से भरा हुआ है। ऐसे लिटरेरी टर्म को क्या कहते हैं? एलिगोरी, मेलोड्रामा, पैरोडी या सटायर। तो 22 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पैरोडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैरोडी। जो कि रिडिकुलस है, इवोकिंग है टुवर्ड्स इट एंड एटीट्यूड उसका कैसा है? अम्यूजमेंट और स्कॉन से भरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? पैरोडी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा? ड्रामा में जो कर्टन रेजर जो आता है ना, कर्टन रेजर इंडिकेट करता है, वो टर्म किस किस पर्पस के लिए इंडिकेट्स करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वन हु रेज कर्टन्स, सेकेंड अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, सी है सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील सम ट्रुथ, एंड डी ऑप्शन अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? 23 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कर्टन रेजर क्या होता है? एक शॉर्ट प्ले होता है बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले के पहले जो शॉर्ट प्ले होगा उसको कहते हैं कर्टन रेजर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्डे? एवेंट गार्डे का मतलब क्या होगा? एवेंट गार्डे का मतलब क्या होगा? अनइंटेंशनल एटीट्यूड, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड, ट्रेजिक कंक्लूजन, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। तो 24 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। क्या हो जाएगा 24 का? 24 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आप लोगों को। न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, न्यू राइटिंग लिखी जाए और वो क्या हो? इनोवेटिव हो, उसका मतलब होता है एवेंट ग्रेड। उसका मतलब क्या होता है? एवेंट ग्रेड। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? व्हाट इज what is stream of consciousness technique which depicts the inner thoughts and feeling, a study of relation between words and things, a theoretical device, a particular kind of knowledge। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इस टेक्निक में विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें कोई एक सीक्वेंस नहीं होता है पर्टिकुलर लिखने का, या एक कोई पर्टिकुलर कहते हैं ना, किसी भी आप किसी भी राइटिंग में एक सीक्वेंस होता है, पहले ये लिखना दूसरा, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में नहीं होता। इसमें बस इनर थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं, वो भरपूर आपको इनर थॉट्स और फीलिंग है, जो आप जैसा भी फील करो, जैसा भी थॉट्स आ रहे हैं सारे आपको डिपिक्ट कर देने हैं, उसी को टर्म को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। 26 क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ वर्स लिब्रे इज? फ्री ओपन वर्स, ब्लैंक वर्स, कॉर्डली वर्स या नन ऑफ अबव। तो 26 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वर्स लिब्रे का, वो हो जाएगा फ्री वर्स। 26 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा फ्री वर्स। फ्री वर्स को वर्स लिब्रे भी कहते हैं। नेक्स्ट 27, एरिस्टोटल एक्सप्लेन दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट?
Aristotle explained that the medium specific to poetry is one that uses what? Language alone, words and pictures and फोर्थ ऑप्शन है राइम। तो 27 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो लैंग्वेज अलोन। अरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं कि द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट, क्या यूज करते हैं? लैंग्वेज अलोन यूज करते हैं, एक्सप्लेन किया है अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, हाउ डज एरिस्टोटल डिफरेंशिएट पोएट्री फ्रॉम प्रोज? अच्छा, आपने इनका वर्क पढ़ा होगा पोएटिक्स। इनका वर्क क्या था? अरिस्टोटल का जो वर्क था वो क्या था? पोएटिक्स। क्या वर्क था इनका? पोएटिक्स जो है इनका वर्क था अरस्तु का। ठीक है, और इन्होंने 3 यूनिटी दी थी, यूनिटी ऑफ टाइम। इन्होंने 3 यूनिटी दी थी। कौन सी 3 यूनिटी दी थी? एक दिया था इन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम, और दूसरा था यूनिटी ऑफ एक्शन, एंड द थर्ड वन इज यूनिटी ऑफ प्लेस। ठीक है, ये 3 यूनिटी किसने दी थी? अरिस्टोटल ने दी थी अपने पोएटिक्स वर्क में। ठीक है, और इन्होंने ही ट्रेजेडी के टर्म दिए हैं, ये जो हम लोगों ने हमर्शिया, पेरिपेटिया, और एक टर्म आपने और पढ़ा होगा एनाग्नोसिस, एनाग्नोरोसिस, वो टर्म भी अरिस्टोटल ने दिए हैं, और ये टर्म रिलेट करते हैं किससे? ट्रेजेडी से। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट। हाउ डज अरिस्टोटल डिफरेंशिएट पोएट्री फ्रॉम प्रोज? अरिस्टोटल ने कैसे डिफरेंशिएट किया है पोएट्री से प्रोज को? पोएट्री यूजेस राइम इन द फॉर्म ऑफ मीटर, पोएट्री यूजेस लैंग्वेज अलोन, prose uses pictures and music, they are the same। नहीं, 28 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पोएट्री यूजेस रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर। ये करेक्ट है। पोएट्री में क्या यूज होता है? रिदम यूज होती है सबसे पहली बात, और दूसरी बात क्या यूज होता है? फॉर्म ऑफ मीटर। फॉर्म ऑफ मीटर भी यूज होते हैं, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंशिएट किया है पोएट्री से प्रोज को अरस्तु ने। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेट्स इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? या अरस्तु, द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेट्स इन व्हाट अकॉर्डिंग टू, मतलब क्या ऑब्जेक्ट पोएट्री में पोर्ट्रे किया है अरिस्टोटल ने? वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, अदर पोइट्स, ट्रेजिक इवेंट, या हमारा ऑप्शन आ जाता है मैन इन एक्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन, मैन इन एक्शन। क्या किया है? मैन इन एक्शन वाला ऑप्शन जो है इन्होंने करेक्ट किया है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, द स्टेटमेंट नेमली happiness is but an occasional episode in the journal drama of pain contains the figure of speech called, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, सिमली, पैराडॉक्स, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर। तो इसका जो ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट होगा वो होगा 30 का ऑप्शन डी, मेटाफर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 30 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, मेटाफोर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी? मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, माई लव इज अ रेड रोज, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें से एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? सबको पता है कि एपोस्ट्रॉफी क्या करता है? एड्रेस करता है। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? एड्रेस करता है, संबोधित करता है। तो बी ऑप्शन 31 का करेक्ट हो जाएगा। 32, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द पेन इज माइटर देन सॉल्ट, द पेन इज माइटर देन सॉल्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मेटाफर, सिमली, पर्सनिफिकेशन, या मेटानॉमी। तो 32 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेटानॉमी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मेटानॉमी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33, विच व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन
द मैन इज नो फूल, द मैन इज नो फूल, लाइटोटेज, टाउटोलॉजी, एफिज्म या एपिग्राम। तो ये लाइटोटेज होगा, क्योंकि लाइटोटेज में क्या होता है, 33 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि सेंस निगेटिव नहीं होता है, सेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, बट जो वर्ड यूज होता है वो नेगेटिव यूज होता है। यहाँ पर नो वर्ड नेगेटिव यूज हुआ है, बट इस सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव नहीं है, इसीलिए इसे लाइटोटेस फिगर ऑफ स्पीच में रखा गया है। ठीक है, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सिमिली, मेटाफोर, एपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 34 का डी ऑप्शन, एंटीथेसिस। टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, एंटीथेसिस होगा। नेक्स्ट, द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्ट फॉर द होल। ओके, सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा इसमें, पार्ट फॉर द होल। ठीक है, सनेक्डोट, सनेक्डोट जो होगा 35 का ऑप्शन ए, ये पार्ट फॉर द होल है, होल फॉर द पार्ट के लिए वर्क करता है सनेक्डोट, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है 36, द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज, राइमिंग ऑफ जो वॉवेल साउंड होंगे जो कि विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड के क्या कहे जाएंगे, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में तो साउंड होते हैं राइम, एसोसेंस, मेलोडी, तो क्या कहा जाएगा, तो 36 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एजोनेंस ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, एजोनेंस ऑप्शन इज करेक्ट, एजोनेंस ऑप्शन इज करेक्ट, एजोनेंस ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, जिसमें राइमिंग वॉवेल साउंड होंगे विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज एजोनेंस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, विच फिगर ऑफ स्पीच used in the following lines, alone alone, all alone, alone on the wide wide sea, personification, apostrophe, alliteration या pun। तो इसका ऑप्शन सीधे दिख रहा है कि alliteration होगा। इसमें क्या हुआ है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड या रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट या रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड, ये तीनों ही चीजें जो होंगी वो एलिट्रेशन में इंक्लूड होंगी। तो 37 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 38, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग काइंड, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। पर्सनिफिकेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि पता है नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स की ओर ले जाती है। 38 ऑप्शन 38 का जो करेक्ट होगा वो पर्सनिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर, किस ऑथर ने रिपोर्ट की थी कि शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर, निकोलस रो, जॉन अब्रे, जॉन फ्लेचर या नन ऑफ दीज, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 39 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जॉन अरबे, जॉन अरब्रेरी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर, जॉन अब्रे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 के बाद आता है 40 और 40 में आते हैं शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज, Shakespeare left his home village for London Inn. Shakespeare left his home village for London Inn. अपना घर छोड़ के लंदन में कब से आए थे, 1587, 1588, 1589 या 1590। तो 40 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है 1587। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज को छोड़कर फॉर लंदन इन हुए थे 1587 में। 40 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1587 में लंदन में इन हुए थे। 41, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर
शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया? रीचिंग लंदन, मतलब लंदन पहुंचने पर बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन ए स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, या नन ऑफ दीज। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्होंने बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स ज्वाइन की थी। Next 42. On August 11, 1596, one of Shakespeare's children died at the age of 11. And what was the name of that child? Hamnet, Susanna, Judith या none? तो Hamnet नाम था उसका। 42 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हैमनेट, जो कि 1596 में जिसकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 11। एट द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 11 में हैमनेट की डेथ हो गई थी। हैमनेट और जूडिथ जो है वो ट्विंस थे। नेक्स्ट 43। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर? एज एन एक्टर विलियम शेक्सपियर का जो कौन सा टाइम पीरियड है जो सक्सेसफुल करियर में शुरू हुआ था? तो बिटवीन 85 से 1592। 79 तो नहीं है, 1891 भी नहीं है। ए ऑप्शन आई थिंक करेक्ट लग रहा है। 43 का ए ऑप्शन करेक्ट है। बिटवीन 1585 एंड 1592, बिटवीन 1585 से 1592, 1585 से 1592, ए ऑप्शन इसका क्या होता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 44 पे आते हैं। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर करियर लाइफ इज रिफर्ड? देखिए इसमें, देखिए इसमें इस प्रैक्टिस पेपर में शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर दिए गए हैं। जो भी उनकी लाइफ से रिलेटेड था उससे रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप उनके लाइफ के बारे में तो पढ़ लेते हैं पर उससे किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं वो सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन है। ठीक है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो 44, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रिफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स? इनके कौन सा ईयर्स लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है शेक्सपियर के करियर लाइफ में? बिटवीन 1580 टू 92, 1580 टू 1592, 1590, 1592, 1585 एंड 92। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आई थिंक 44 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी। बिटवीन 1585 से 92 जो है वो पीरियड कहा जाएगा शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर। 1585 टू 1592। भाई 1587 में इन्होंने लंदन थिएटर ज्वाइन किया था बट ये लॉस्ट ईयर्स थे, ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाए थे, इसीलिए लॉस्ट ईयर कहे जाते हैं 1585 से 1592। इसके बाद आफ्टर 92 इनका जो करियर है वो सक्सेस की तरफ स्टार्ट हुआ था 92 के आफ्टर 92। ठीक है, नेक्स्ट है 45। विच प्ले बोर्ड शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम? Which play bore Shakespeare's name as author's first time? Love Level Lost, Titus Andronicus, Merchant of Venice या कोरियोलैनस? इनमें से कौन सा शेक्सपियर का नेम था एक ऑथर का फर्स्ट टाइम? मतलब आई होप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, लव लेवल लॉस्ट। विच प्ले बोर्ड शेक्सपियर्स नेम, शेक्सपियर का नाम जो बोर्ड किया गया था एज अ ऑथर फर्स्ट टाइम वो लव लेवल लॉस्ट में किया गया था। 46। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस? उन्होंने अपने प्लेस, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस कब लिखे थे? 15-16 सेंचुरी, 14-15, 16-17 या 17-18? इन विच 46 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो सी, 16-17 सेंचुरी में उन्होंने अपने, 14-15 में तो लिखे ही नहीं थे, और 15-16 में इनका बर्थ ही हुआ था 1564 में। तो मोस्टली जो इनका वर्क स्टार्ट हुआ था 1600, आफ्टर 1600, मतलब इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखना स्टार्ट किए थे, तो 16-17 सेंचुरी में आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 47. What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? कौन सा थिएटर ऑफ लंदन शेक्सपियर से एसोसिएटेड था? द वर्ल्ड, द ब्रिटेन, द सर्कल, द ग्लोब? तो द ग्लोब ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 47 का।
Move to 48 question. Which one of the following theater companies was owned by Shakespeare, where his masterpiece were first performed? जो शेक्सपियर ने खुद की अपनी ऑन कंपनी ओपन की थी, उसमें कौन सा उनका मास्टरपीस जो था वो परफॉर्म किया जा रहा था? कौन सा थिएटर था? वुडन ओ ग्लोब, रोज या कर्टेन? तो मेरे हिसाब से 48 ग्लोब ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, शेक्सपियर परचेज शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन 1597, 1598, 1599 या 1600? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 49 का ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो होता है सी। 1599 में जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परचेज किए थे शेयर ग्लोब थिएटर के 1599 में। किसके? 1599 में। इसी के ये सबसे पहले शेक्सपियर जो है ऑन हुए थे, यानी शेक्सपियर जो सबसे पहले शेक्सपियर का खुद का जो थिएटर था वो था ग्लोब। ठीक है, वही थिएटर था ग्लोब, ठीक, लंदन में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी? व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टी पार्ट पार्ट मतलब पार्शली ऑन कर लिया था? किंग्समैन द लंदन थिएटर, स्ट्रेटफोर्ड थिएटर, क्वीन ट्रूप या लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 50 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड चैम्बर्स मैन का ही नाम बाद में क्या पहले नाम था? किंग्समैन। ओप्स, क्या नाम था? किंग्समैन। और इसी का नाम जो हो गया था लॉर्ड चैम्बर्स मैन, इसी को बाद में मतलब फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी, जो फर्स्ट नेम था प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्सली जो है इन्होंने इसको ऑन किया था वो था लॉर्ड चैम्बर्स मैन। तो किंग्समैन रिलेटेड टू लॉर्ड चैम्बर्स मैन से रिलेटेड है। ठीक है। 51, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? इट लीक्ड, इट वाज ओपन, इट फेल डाउन, इट बर्न डाउन? तो इट बर्न डाउन। 51 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा इट बर्न डाउन। 1599 में इसकी ऑन की थी, और जब हेनरी 8 परफॉर्म हो रहा था तब ये बर्न हो चुका था 1613 में। ठीक है, ग्लोब थिएटर। हाउ इज साम वेना साम वना मेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? कैसे साम वना मेकर कनेक्टेड थे शेक्सपियर से? क्वेश्चन कह रहा है कैसे साम वना मेकर कनेक्टेड थे शेक्सपियर से। ही इज अ ग्रेट 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 grandchild of Shakespeare. It was his vision to rebuild the globe. It in no way whatsoever it owned all the publishing rights. तो 52 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सैम वेना मेकर जो है कनेक्टेड थे इन इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। जिसका विजन क्या था? सैम वेना मेकर का विजन क्या था कि ये जो ग्लोब थिएटर बर्न हो गया है इसको दोबारा रिबिल्ड करेंगे। ये किसका विजन था? ये विजन था साम वना मेकर का। नाम ध्यान रखिएगा कि कैसे कनेक्टेड थे साम वना मेकर विलियम शेक्सपियर से। इनका ही साम वना मेकर, it was his vision to rebuild the globe. It was his vision to rebuild the globe. Okay, I hope clear हुआ होगा। 53, where did Shakespeare retire to? London, ब्रिटेन, यूएसए, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन? किधर से कहाँ से रिटायर हुए थे? तो ये रिटायर हुए थे अपने स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन से। 54, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें शेक्सपियर से रिलेटेड आ चुके हैं अब तक, जो कि सारे ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अपने सिलेबस में ही शेक्सपियर हैं ऑलरेडी। ठीक है। 54, हु ओपन, क्या ओपिनियन था? There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. There neither is nor can be any essential difference
between the language of prose and metrical composition. 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? तो 54 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ। क्या है? किसका ओपिनियन था? देयर neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। ठीक है, तो ये किसका ओपिनियन था? वर्ड्सवर्थ का। किसका ओपिनियन था? वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रोज मतलब बहुत कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं कि एसेंशियल डिफरेंस था बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन के बीच में। 55 द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे इज लाइन्स composed a few miles above टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वावे। ये इसका पूरा टाइटल बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ड्यूरिंग अ टूर ऑफ 13 जुलाई 1798, during a tour of 13 July 1798, Wordsworth revisiting the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first time? मतलब 1798 में इनका रिविजिट था। कहाँ पर? टिंटन एबे। तो पूछा जा रहा है व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट टाइम। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम इसकी विजिट कब थी? 55 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना घुमा फिरा के 1793 में इनकी फर्स्ट विजिट थी टिंटन एबे की, ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड विजिट थी 13 जुलाई, जब ये लिखा गया 1798 में। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक? ये किसने कहा था? शैले ने कहा था। किसको? वर्ड्सवर्थ को। 56 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा। आ मॉरल यूनक किसने बोला है? शैले ने बोला है वर्ड्सवर्थ को। 57 हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ की? इन वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री। उन्होंने अपनी ऑन थ्योरी जो है फॉलो नहीं की थी। तो किसने कहा है ये 57 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टी.एस. इलियट ने कहा है। ठीक है, हु हैज कॉल्ड वर्ड द मोरल यूनिक, तो ये हो गया था, इसमें सैले ऑप्शन था इसका करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हु क्रिटिसाइज। हाँ, तो इसका ऑप्शन जो 57 का ऑप्शन जो था, 57 का ऑप्शन जो करेक्ट था वो था बी, टी.एस. इलियट। किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को? नॉट फॉलोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री, कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं अपनी ही थ्योरी ऑफ पोएट्री को। थ्योरी ऑफ पोएट्री को टी.एस. इलियट ने कहा था। नेक्स्ट आता है विच सोनेट ऑफ ग्रे, which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface to the Lyrical Ballads 1802 edition? Which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface to the Lyrical Ballads 1802 edition? On the death of Mr. Richard East, on the death of Mr. Richard West, North and South, किसका था? तो 58 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो बी ऑप्शन, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचार्ड वेस्ट। 1742 में रिचार्ड वेस्ट में जो ये 1802 का एडिशन हुआ था ना, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स का, तो विच सोनेट ऑफ ग्रे, ग्रे की सोनेट में ये एक्सप्लेन किया गया था उन्होंने। ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचार्ड वेस्ट 1742 का एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, 59 हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो ये सभी जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, विलियम ब्लैक जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन कही थी विलियम ब्लैक ने, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 59 का। 60 हु फ्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, अब फिर वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे, अब आते हैं हम मिल्टन से। इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो भी सारा कुछ होता है ना, सारा कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हु फ्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 in this world
Thai's soul was like a star at dwelt part. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. तो ये जो लाइन है किसने फ्रेज किया है? मिल्टन. हु फ्रेज्ड मिल्टन? मिल्टन को फ्रेज किया है अपनी सोनेट में लंदन 1802 में, और जिसकी ये लाइनें हैं तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का लंदन 1802 वर्क. 16 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, तो लंदन 1802, इनकी पोयम का नाम क्या है? लंदन 1802, जिसमें इन्होंने किसको फ्रेज किया है? जॉन मिल्टन को फ्रेज किया है, और उसी की ये लाइन है. ठीक है, चलिए अब आते हैं 61 पे. इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोज मतलब कि इयोलॉजिस्ट मिल्टन इन दिस वर्ल्ड. इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ हैज eulogized Milton in this world. Milton thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant water. Lacidus, Paradise Lost, Paradise Regained या लंदन 1802. तो वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 में ही मिल्टन के बारे में एक्सप्लेन किया है. 61 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है 62. The ode on the morning of Christ Nativity was begun on Christmas Day 1629, Christmas Day 1630, 31 या 32. तो क्रिसमस डे 1629, 62 का जो ए है वही ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि यही इनकी फर्स्ट ओड थी जो इन्होंने लिखी थी. बहुत जल्दी ही लिखी थी इन्होंने, एट द एज ऑफ 21. भाई 1608 में बॉर्न हुए थे ना. ठीक है, एट द एज ऑफ 21 में इन्होंने ये ओड लिखी थी. चलिए, whom did Milton consider his master? किसको मिल्टन ने कंसीडर किया अपना मास्टर? एडमंड स्पेंसर, जॉफरी चौसर, होमर को या थॉमस मोरे को? किसको कंसीडर किया था मिल्टन ने अपने मास्टर की तरह? तो मेरे हिसाब से स्पेंसर को कंसीडर किया था. एडमंड स्पेंसर को मिल्टन ने कंसीडर किया है अपने मास्टर की तरह. ठीक है, हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस? Who is given solitary punishment in the justice? फाल्डर, एडवर्ड क्लीमेंट, वुडर या मोएनी? तो इसका सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस, जस्टिस में जो सॉलिटरी पनिशमेंट था किसको मिला था? तो 64 का जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है ए, विलियम फ्लैडर को मिला था. विलियम फ्लैडर को मिला था जस्टिस में सॉलिटरी पनिशमेंट. ठीक है, इन विच प्ले ऑफ गोल्सवर्थी डू वी हैव विलियम फ्लैडर? जस्टिस में. 65 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है सी ऑप्शन. ठीक है, ओके. अब आता है नेक्स्ट सी ऑप्शन. 66 ऑप्शन क्या कह रहा है? गोल्सवर्थीज वर्क दैट अर्न हिज नेम एंड फेम, द फॉरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज या नन? तो फॉरसाइट सागा में इन्होंने बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाया था. 66 का ए ऑप्शन करेक्ट है, और ये इसी का पार्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इसीलिए नहीं लिया गया है. 67. व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम कॉलरिज इंटेंडेंट फॉर बायोग्राफी लिटरेरिया? ये किसका है? ये टी कॉलरिज का है. इसका ओरिजिनल नेम क्या था? बायोग्राफी और लिटरेरी थ्योरी, ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरी थ्योरी स्टोरीज, बायोग्राफी एंड लिटरेचर? तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए. बी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी लिटरेरिया. नेक्स्ट है 68. इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया कोलरिज डिस्कस्ड हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन? एस.टी. कोलरिज ने अपनी बायोग्राफी लिटरेरिया में थ्योरी ऑफ जो इमेजिनेशन है वो किसमें डिस्कस्ड की है? तो 68 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किस चैप्टर में की है? 13 चैप्टर में. 13 चैप्टर में इन्होंने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन जो है वो डिस्कस किया है. बायोग्राफी लिटरेरिया में थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का डिस्कशन किया है 13 चैप्टर में. चलिए नेक्स्ट आते हैं 69. What term has Coleridge used for shaping
and modifying power of mind. What term has Coleridge used for shaping and modifying power of mind? Fancy, scatalism, स्कैम्प्लास्टिक्स या इमेजिनेशन? कौन सा टर्म कोलरिज ने शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड के लिए कॉइन किया है? तो 69 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है बी ऑप्शन, स्कैम्प्लास्टिक्स जो ऑप्शन है ना वो इन्होंने कॉइन किया है। 70 हु सेज दैट द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक बायोग्राफी लिटरेरिया? इमेजिनेशन का जिक्र किसमें हमने किया अभी बताया, बायोग्राफी लिटरेरिया का कौन सा चैप्टर है? 13 चैप्टर, ठीक है। और हु सेज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक बायोग्राफी लिटरेरिया प्लेस्ड कोलरिज इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्रिटिक्स, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्रिटिक्स। तो 70 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, एल्बर्ट। हु सेज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक बायोग्राफी लिटरेरिया प्लेस्ड कोलरिज इन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्रिटिक्स? एल्बर्ट। किसने कहा है? एल्बर्ट ने कहा था। ये लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक बायोग्राफी लिटरेरिया में कोलरिज इज इन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्रिटिक्स, एल्बर्ट ने कहा है ये बायोग्राफी लिटरेरिया जो कि वर्क है कोलरिज का। ओके, 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो कंप्लीट कराते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन है और ये रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिनको आप देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट हो जिस भी पोर्शन में उसको रिपीट कीजिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस।